हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे लारावेल 10 कि हम लारावेल को बेसिक से लेके एडवांस तक इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो है जिसके अंदर लारावेल का बेसिक से लेके लारावेल में प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप लारावेल के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे लारावेल की कंप्लीट सीरीज़ देखने वाले हैं जिसमें हम कई फ्रेशर हैं जो लारावेल सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि हम लारावेल पे ही क्यों करें, कि जैसे PHP में कई सारे फ्रेमवर्क चल रहे हैं तो लारावेल ही क्यों सीखें। क्योंकि लारावेल एक सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है और इसके अंदर जो जॉब है वो भी सबसे ज़्यादा है। कि ज़्यादातर अगर PHP में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है या कोई वेबसाइट बन रही है तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो लारावेल हो रहा है। इसके बाद अगर कोई एक फ्रेमवर्क है तो वो है CI। तो लारावेल क्या है? लारावेल एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि हम स्क्रैच से लेके हम अपनी जो वेबसाइट है या प्रोजेक्ट है उसको बना सकते हैं। कि लारावेल क्यों ज़रूरी है, कि जैसे और भी फ्रेमवर्क है तो लारावेल ही क्यों? क्योंकि लारावेल में हम मॉडर्न एप्लीकेशन बना सकते हैं और फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं। कि हम JS का पार्ट अलग रख सकते हैं, बैकएंड को अलग रख सकते हैं। इसके अंदर हम व्यू के साथ काम कर सकते हैं, रिएक्ट के साथ काम कर सकते हैं और भी जैसे कई JS हैं उसके साथ काम कर सकते हैं। जैसे इसमें लाइव वायर आता है वो हम कर सकते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है, इसमें हम बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, इसका कम्युनिटी सबसे बड़ा है। कि अगर कोई फ्रेमवर्क है जिसका कम्युनिटी लेवल सबसे हाई है तो वो है लारावेल। CI का भी देखते हैं तो CI पे इतने यूज़र नहीं है जितने यूज़र लारावेल के ऊपर हैं। तो हम आते हैं, सबसे पहले हम अपना लारावेल में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। लारावेल में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए। कि अगर हमारे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल नहीं है तो हम लारावेल इंस्टॉल नहीं कर सकते। कि सबसे पहले हमें कंपोजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंपोजर हमें गेट कंपोजर की वेबसाइट से मिल जाएगा और उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, कंपोजर इंस्टॉल करना इतनी बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट सिंपल स्टेप होते हैं, उससे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर आ रहा है वी रिकमेंडेड इंस्टॉलिंग नोड एंड npm। हाँ, अगर हम व्यू या रिएक्ट चलाना चाहते हैं तो हमारे पास Node.js भी होना चाहिए। तो लारावेल का क्या सिंटैक्स होता है प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का? कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल /लारावेल। जो एग्जाम्पल ऐप लिखा हुआ ये है हमारे प्रोजेक्ट का नाम। कि जो भी हम नाम यहाँ देंगे वो उस नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। और इस ऐप को रन करने की कमांड है PHP आर्टिसन सर्व, जिससे हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे 8000 पोर्ट के ऊपर रन हो जाएगा। ये हमारा लारावेल 10 वर्जन है, यहाँ पे लिखा हुआ है लारावेल वर्जन 10 PHP वर्जन 8.1। तो ये हमने बेसिक जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, अभी इसमें कोई भी फाइल क्रिएट नहीं है, ओनली इसको इंस्टॉल करके रन किया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखते हैं कि लारावेल में कौन कौन से फोल्डर होते हैं, कौन कौन सी फाइल होती है। तो पहले हम यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं जिसमें लारावेल के अंदर एक सबसे मेन फोल्डर होता है ऐप का फोल्डर। इसके अंदर हमारे पास कंट्रोलर होते हैं, मिडलवेयर होते हैं, मॉडल होते हैं और इसके अंदर हम हेल्पर बनाते हैं। तो मेन जो काम होता है ऐप फोल्डर में ही होता है। इसके बाद एक कॉन्फ़िग फोल्डर। कॉन्फ़िग फोल्डर में हमारे पास कुछ होते हैं, जैसे कि यहाँ आते हैं, जैसे ऐप होता है,
डेटाबेस होता है, फाइल सिस्टम होता है, लॉगिंग होता है, मेल होता है। इस तरह के जो मेन फाइल हम यूज करते हैं वो हमारी ये वाली फाइलें हैं। इसके बाद जैसे हमारे पास एक डेटाबेस का फोल्डर है, इसमें हम डेटाबेस कनेक्शन होते हैं, माइग्रेशन होती है, सीड्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर है लैंग का फ़ोल्डर। ये फ़ोल्डर तब आता है जब हम लोकलाइजेशन यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेज में है, तब ये फ़ोल्डर आपका बनेगा। कि इसकी एक कमांड होती है जिससे हम लैंग्वेज पब्लिश करते हैं। इसके अंदर कुछ फ़ोल्डर्स बनाते हैं, उसके अंदर हम अलग अलग लैंग्वेज रखते हैं। तो इस वाला अभी में नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं कर रखा, इसलिए यहाँ पे नहीं है। इसके बाद मॉड्यूल का फ़ोल्डर है। मॉड्यूल का फ़ोल्डर क्या काम आता है कि अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जैसे CRM सिस्टम बना रहा हूँ या ERP सिस्टम बना रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ प्लगइन बना रखे हैं जिनको मैं इंस्टॉल करता हूँ या अनइंस्टॉल करता हूँ, उन्हें मैं परचेज कराता हूँ। तो जो मॉड्यूल बेस्ड काम होता है कि मैं उसे क्लिक पे इंस्टॉल करूँगा तो वो वाली फंक्शनलिटी मेरे प्रोजेक्ट में शो होगी। अगर मैं अनइंस्टॉल करता हूँ तो वो फंक्शनलिटी मेरे प्रोजेक्ट से हट जाएगी। तो ये वाला काम हम मॉड्यूल फोल्डर में करते हैं। इसका एक अलग से कमांड होती है मॉड्यूल बनाने की। इसका एक पूरा वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। अभी तो फ़िलहाल हम एक आइडिया ले रहे हैं कि इसमें होता क्या है। एक नोड मॉड्यूल होता है, इसमें पूरी Node.js की जितनी भी सपोर्ट फाइल होती है रिएक्ट यूज़ करने के लिए या व्यू यूज़ करने के लिए, वो सारी इसी फोल्डर के अंदर होती है। एक हमारा होता है पब्लिक फोल्डर, इसके अंदर हम इमेज रखते हैं, कस्टम जावास्क्रिप्ट होती है, CSS होती है। अगर मान लीजिए हम कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं एडमिन के लिए या यूज़र के लिए, तो जो भी उसकी लिंक फाइल होती है जिसमें CSS रखी होती है, जावास्क्रिप्ट रखी होती है, वो हम इस वाले फोल्डर में डालते हैं। इसके बाद है हमारे पास रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर में क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट में जो भी HTML का पार्ट है या कोई PHP का पार्ट है जो ब्राउज़र पे दिख रहा है, वो हमारा रिसोर्स फोल्डर से आता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रूट्स क्या होता है। रूट्स में हम प्रोजेक्ट का राउट डिफ़ाइन करते हैं। इसमें एक API का फोल्डर होता है जिसमें जितनी भी हमारी API से API की जो भी रिक्वेस्ट है वो API फोल्डर के अंदर आती है। अगर हम कुछ वेब की रिक्वेस्ट है वो वेब के अंदर आती है। अगर जैसे मैं कस्टम में अलग अलग फाइलें बनाता हूँ अगर राउट में, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद स्टोरेज, हम कुछ फाइल अपलोड कराना चाहते हैं तो वो स्टोरेज फोल्डर में जाती है। अब यहाँ पे एक स्टब फोल्डर है। स्टब में क्या होता है कि जैसे हम कुछ कमांड चलाते हैं, जैसे मेरे को कस्टम कंट्रोलर बनाना है, मॉडल बनाना है, तो लारावेल ने यहाँ पे कुछ स्टब दिए हुए हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ डिफ़ाइन कर दें। तो जैसे हम कुछ कमांड से कंट्रोलर या मॉडल क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला कोड हमारे उस फाइल के अंदर किया हुआ आएगा। तो ये वाला काम हम स्टब से करते हैं। एक टेस्ट का फोल्डर है, एक वेंडर फोल्डर है। वेंडर के अंदर हमारे पास जितने भी पैकेज लारावेल के यूज होते हैं वो सारा कुछ वेंडर में रखा होता है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है एक env फाइल। इसके अंदर हम रखते हैं, env के अंदर हम जैसे हमारे पास ऐप का नेम हो गया, env का टाइप हो गया, ऐप URL हो गया, DB कनेक्शन हो गया, और जैसे ब्रॉडकास्ट ड्राइवर हो गया, और इसके अंदर मेल की डिटेल हो गई, AWS डिटेल हो गई, पुशर ID हो गई। इस तरह की जो भी हमारे पास क्रेडेंशियल होते हैं वो सारी हम env से पूरे प्रोजेक्ट में चलाते हैं। तो ये हमारा एक env का फाइल हो गया। और इसके बाद एक मेन इम्पोर्टेंट है composer.json फाइल है एक। इसके अंदर इस प्रोजेक्ट में जो जो हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल होती है कि जैसे PHP कौन सा यूज़ हो रहा है, 8.1 यूज़ हो रहा है, गज़ल ये है, लारावेल फ्रेमवर्क ये है, सनेक्टम ये है, टिंकर ये है। इस वर्जन के हमारे पास पैकेज इंस्टॉल है, तो वो composer.json फाइल में हमें दिखाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। लारावेल में हमें सबसे पहले जो सीखना पड़ता है वो इसकी राउटिंग सिस्टम होता है कि लारावेल राउट के ऊपर काम करता है कि जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट हमारे को किस फंक्शन पे भेजनी है और उस फंक्शन पे हमें क्या काम करवाना है वो हमें राउट में बताना होता है। या फिर हमें ऐसे बताना होता है कि डायरेक्ट उसको
व्यू दिखाना है या उसको कंट्रोलर में भेजना है या उसको मॉडल से कुछ लेके जाना है, तो ये सारे काम हम राउट में करते हैं। तो जैसे राउट में हमने एक एग्जांपल दे रखा है ये वाला कि राउट गेट, ये गेट रिक्वेस्ट है। जैसे ही स्लैश यूज़र कोई एंटर करता है यूआरएल में, तो वो क्या होगा कि यूज़र कंट्रोलर के नाम से हमने कंट्रोलर बना रखा है, उसके अंदर एक इंडेक्स फंक्शन है, ये उसको कॉल करेगा सीधे। जैसे स्लैश यूज़र अगर कॉल होता है वहाँ से, तो ये इंडेक्स पे चला जाएगा और इंडेक्स में जो भी लॉजिक लिखा हुआ होगा वो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मान लीजिए इंडेक्स में हमने रिटर्न किया हुआ है व्यू को कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज दिख जाए यूज़र का, तो इंडेक्स पेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउज़र पे। और ये है ऑल राउट मेथड। राउट में हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे गेट राउट होता है, पोस्ट राउट होता है। पोस्ट राउट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जैसे फॉर्म से डेटा सेंड करना होता है, कोई डेटा सेव कराना होता है, तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं। पुट यूज़ करते हैं, पैच यूज़ करते हैं, डिलीट यूज़ करते हैं, ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ मेथड हो गए राउट के। तो सबसे पहले आता है व्यू राउट एंड रिक्वायर राउट। व्यू राउट क्या होता है कि जैसे ही मेरे पास एक फंक्शन है व्यू कि जैसे ही मैं स्लैश वेलकम डालूँगा तो हम मुझे व्यू दिखना चाहिए जो वेलकम नाम से है वो, मतलब व्यू का मतलब यहाँ पे है वो हमें PHP की फ़ाइल दिखनी चाहिए। वेलकम के नाम से एक PHP की फ़ाइल बनी हुई होगी, वो हमें दिखनी चाहिए। और हम दूसरा एग्जांपल क्या है, राउट व्यू। जैसे ही स्लैश व्यू करूँगा तो मैंने दूसरी जो लाइन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि वेलकम फाइल दिखेगी, लेकिन उसमें जो डेटा है वो मैं भेज रहा हूँ, नेम के अंदर एक की है और जो वैल्यू है वो टेलर है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास कि राउट और मेथड है हमारा गेट, कि गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूज़र स्लैश ID। ये ID हमारी डायनामिक ID है जो कि एक फंक्शन में पास हो रही है और वो हम रिटर्न कर रहे हैं ID से, कि जो भी हम यूज़र के बाद जो भी नंबर पास करेंगे वो रिटर्न हो जाएगा user.id के अंदर। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल में ये किस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले राउट फोल्डर के अंदर, और जो हम काम करेंगे वो web.php में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम API नहीं बना रहे, अभी हम स्क्रैच से देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे जो काम करते हैं वो वेब में काम करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि जैसे ये पेज दिख रहा है तो ये किस तरह से दिख रहा होगा। तो ये वाला जो पेज है ये वेलकम पेज है जो इंडेक्स राउट है। मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे क्या है, राउट मेथड है गेट, क्योंकि हम URL से कॉल कर रहे हैं, स्लैश मतलब कि इंडेक्स पेज है, ये इंडेक्स राउट है। अब इस पे क्या हो रहा है, व्यू हो रहा है रिटर्न वेलकम नाम से। तो व्यू हमारी जो रिसोर्स के अंदर होती है फाइल है व्यू फाइल, ये वाली फाइल वहाँ पे शो हो रही है। अभी मैं Ctrl+A करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेव कर दिया मैंने, यहाँ लिख दिया हेलो लारावेल। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हेलो लारावेल लिखा हुआ आ रहा है। वो कैसे दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये होता है इंडेक्स राउट होता है। जैसे इंडेक्स राउट पे जाएगा तो ये क्या चेक करेगा कि इंडेक्स वाला राउट कौन सा है, ये वाला। अब इसमें क्या हमने क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न कर दे व्यू में क्या है, ये फाइल का नेम है कि जो वेलकम नाम से जो व्यू फाइल है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने कुछ यहाँ से रिटर्न नहीं किया हुआ। मैं जैसे इको कर देता हूँ इंडेक्स राउट, ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी इस वाले राउट में जाके मैच कर रहा है कि ये वाला राउट चल रहा है अभी इंडेक्स राउट। अब मैं इसे हटा देता हूँ
अब क्या करना है मुझे कि वेलकम जो फाइल है वो मुझे दिखनी चाहिए। अब मैं इसको भी अंडू कर देता हूँ। ठीक है, सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे वो हमारा जो डिफ़ॉल्ट लारावेल का टेम्पलेट है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया गेट का। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, व्यू राउट। मैं जैसे कुछ राउट बना लेता हूँ। सबसे पहले जैसे ये तो हो गया इंडेक्स, ये मैं कुछ राउट बनाता हूँ जैसे कि जैसे मैं सेलेक्ट लिखूँ तो मुझे इंडेक्स पेज शो होना चाहिए। ठीक है, और स्लैश अगर मैं अबाउट लिखता हूँ तो मुझे अबाउट का पेज शो होना चाहिए। स्लैश कॉन्टैक्टस लिखता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज शो होना चाहिए। अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट्स लिखता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स का पेज शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कुछ राउट बनाते हैं, सिंपल राउट, कि हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट अस, एंटर करूँगा। अभी यहाँ पे आ रहा है 404 नॉट फाउंड। ये इसलिए आ रहा है कि इस नाम से अभी कोई भी राउट बना हुआ नहीं है, तो ये 404 पे जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये राउट बनाना पड़ेगा अबाउट अस के नाम से। तो ये कैसे बनेगा, राउट गेट मेथड है, और कौन सा राउट आना चाहिए, जैसे कि अबाउट अस जैसे मिलेगा तो एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा व्यू फाइल को, और व्यू फाइल का मैं नाम दे देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, राउट हमने बना दिया। अब देखते हैं हमें कुछ एरर देगा, व्यू अबाउट अस नॉट फाउंड। कि क्या बोल रहा है कि जो तुमने व्यू पास किया है उस नाम से कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। जैसे व्यू में जाऊँगा, न्यू फाइल बनानी है अबाउट अस डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, रिफ्रेश करूँगा, अब ये एरर हट जाएगी क्योंकि फ़ाइल हमने बना दी। अब मैं जैसे कि HTML5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर अबाउट अस पेज। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा आ गया अबाउट अस पेज। इसी तरह से मुझे कुछ और भी फाइल बनानी है, जैसे कि दूसरी फाइल मेरी किस नाम से है, एक मेरी फाइल है कॉन्टैक्ट अस के नाम से, तो कॉन्टैक्ट अस डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, इसे बंद करते हैं। एक फ़ाइल और बनानी है हमें प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट्स डॉट ब्लेड डॉट php, और इसमें आप पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स पेज। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये हमारी अबाउट फाइल है। कॉन्टैक्ट को भी रीनेम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं जैसे कॉन्टैक्ट का राउट चलाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट अस किया तो यहाँ 404 आ गया। वो इसीलिए आ गया क्योंकि हमने राउट सेट नहीं किया हुआ। तो लारावेल में हमें सबसे पहले राउट समझ में आना चाहिए कि कौन से राउट पे हमें कौन सी फाइल दिखानी है। तो राउट समझ में आ गया तो हमारा आधा काम तो हो जाएगा इस तरह से। तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट अस कॉल करेगा कोई, जैसे ये URL हिट होगा तो ये URL पे ये वाली फ़ाइल दिखेगी, और कॉन्टैक्ट अस के नाम से हमने एक फ़ाइल बना रखी है। रिफ्रेश करूँगा, कॉन्टैक्ट अस पेज मिल गया मुझे। ठीक है, अभी मेरे पास एक और पेज है प्रोडक्ट्स के नाम से, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आ गया 404 क्योंकि राउट नहीं बना हुआ। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे करते हैं हम रिफ्रेश, तो ये हमारा आ गया
प्रोडक्ट पेज। तो ये तो था सिंपल कि जैसे हमारे पास कोई राउट पे कॉल करता है, मतलब हिट करता है राउट पे, तो उसको हम डायरेक्ट सिर्फ व्यू फाइल दिखा रहे हैं। ये एक सिंपल काम हो गया कि हमें कोई एक्शन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ व्यू दिखाना है। अब हम और मेथड देखते हैं कि एक हमारे पास ये है कि स्लैश यूज़र के बाद हमने एक ब्रैकेट लगा रखा है, कर्ली ब्रेसिस लगा रखा है और उसमें आईडी पास की हुई है। तो ये हम कब करते हैं? ये हम जब करते हैं कि हमारे को डायनामिक डेटा कुछ दिखाना होता है। कि जैसे मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ, जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर मैं जैसे 1 करूँगा तो जैसे एंटर करूँगा तो ये बोल देगा कि इस नाम से कोई राउट नहीं बना हुआ। ठीक है, तो मैं एक राउट बनाता हूँ, ये प्रोडक्ट का राउट हो गया। एक राउट और बनाता हूँ कि प्रोडक्ट के बाद अगर 1 आए तो मुझे ये वाला पेज दिखे। ठीक है, रिफ्रेश करूँगा, जैसे ही 1 आ गया तो मुझे ये पेज दिख गया। अब मैं जैसे यहाँ पे 2 कर देता हूँ, जैसे मैंने 2 किया ये फिर 404 पे आ गया। अब इस तरह से तो मेरे को, अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 प्रोडक्ट है तो मुझे 1000 राउट बनाने पड़ेंगे। तो ये तो एक गलत तरीका हो गया कि जिससे मेरा ये राउट की जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी अगर मैं स्टैटिक राउट सेट करता हूँ। तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि हम यहाँ बता देते हैं कि इस जगह पे डायनामिक नंबर आ सकता है और उस नंबर को हम नाम दे देते हैं जैसे प्रोडक्ट आईडी। अगर मैं इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ तो अभी जैसे मैंने 2/2 किया था तो ये 404 आया था। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला पेज चल जाएगा। प्रोडक्ट वाला पेज क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने ऐसे बोल रखा है कि यहाँ पे अगर कोई नंबर आता है इसके बाद, प्रोडक्ट के बाद कुछ भी, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा प्रोडक्ट वाले पेज पे। ठीक है, तो ये हो गया एक डायनामिक आर्ग्यूमेंट। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है जिसमें हमने ये पास कर दिया कि जैसे प्रोडक्ट के अंदर आईडी होती है, पोस्ट के अंदर आईडी होती है, इस तरह से आइटम के अंदर आईडी होती है, पैकेज के अंदर आईडी होती है, इस तरह से। तो हम ये बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के बाद जो भी कुछ नंबर हम पास करते हैं तो वो एक हमारे पास डायनामिक आईडी है और वो डायनामिक आईडी हमें यहाँ मिल जाएगी, प्रोडक्ट आईडी। और उस प्रोडक्ट आईडी को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? विथ के साथ। विथ में मैं पास कर देता हूँ, एरे पास करना है प्रोडक्ट आईडी के नाम से, और प्रोडक्ट आईडी में क्या जाएगा? प्रोडक्ट आईडी जाएगी। अब मैं इसको कर देता हूँ एक बार रिफ़्रेश इसलिए कि कोई एरर देखते हैं कि अभी कुछ भी एरर नहीं है, क्योंकि विथ हम क्यों यूज करते हैं कि इस फाइल के अंदर हमें ये डेटा चाहिए, तो विथ के साथ हम पास कर देते हैं कि ये डेटा हमें मिल जाएगा। अब ये प्रोडक्ट आईडी हमें किस नाम से मिलेगी? पहले मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी आ भी रही है नहीं आ रही। डाई करते हैं प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये नंबर मुझे मिल गया, मतलब कि प्रोडक्ट आईडी मेरे को मिल रही है। जैसे मैं कर देता हूँ 25, एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे 25 मिलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मेरी आईडी मिल रही है। यहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है। अब इस आईडी को मुझे आगे भेजना है तो आगे मैं किस मेथड से भेजूँगा? विथ हम यूज़ करते हैं डेटा पास करने के लिए व्यू के अंदर। तो हमें किस नाम से मिलेगा? प्रोडक्ट फाइल में जाना है सबसे पहले। तो प्रोडक्ट फाइल में गए, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी बराबर, ये मैं बाद में बताऊँगा कि ये हमने डबल ब्रैकेट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करता है इसलिए। और हम यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट आईडी। रिफ्रेश करेंगे इसको, अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? प्रोडक्ट पेज है और हमने आईडी लिखी है और आईडी मुझे मिल रही है 25। अभी मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3, ये 126 लिख दिया तो मुझे आईडी मिल रही है
ये हम काम कब करते हैं, जब हमें डायनामिक डेटा दिखाना होता है। तो अभी इस पेज पे ये प्रोडक्ट पेज है, अभी मैं जिस भी आईडी में यहाँ पास करूँगा उस आईडी का मेरे को यहाँ डाटा दिखता जाएगा। तो ये काम हम आने वाले वीडियो में करेंगे, अभी तो हम स्टैटिक तरीके से देख रहे हैं। अभी हम राउट कॉल करना सीख रहे हैं कि ये भी कॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम अगला देखते हैं कि डायनामिक हम आईडी कैसे पास करते हैं या डायनामिक कोई भी वैल्यू कैसे पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है। अभी हमने ये देखा था कि रिक्वायर पैरामीटर। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजता हूँ, तो ये कहाँ जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, लेकिन एक एरर दे रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पास नहीं किया हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, हमारे पास इसमें कुछ है ही नहीं, तो प्रोडक्ट आईडी इक्वल एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास कुछ ही नहीं है यहाँ पे। वो एरर हटाने के लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा। अभी देखो क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट आईडी कुछ भी नहीं है। अभी स्लैश प्रोडक्ट अलग राउट है, वो इस पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर पास करता हूँ तो ये अलग राउट है। ये दोनों अलग अलग राउट है, एक राउट नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अगर जैसे मान लीजिए स्लैश के बाद में अगर मैं यहाँ पे पास नहीं करता हूँ तो ये कहाँ चला गया, ये इस पे चला गया। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आईडी मैंने पास नहीं की, इसका मतलब कि वो यहाँ तक का राउट चेक कर रहा है कि स्लैश प्रोडक्ट से कोई राउट सेट है क्या, नहीं सेट। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि इस नाम से कोई राउट सेट नहीं है, जबकि हमने क्या किया हुआ है, हमने आईडी पास नहीं की हुई, राउट हमारे पास वही बना हुआ है। अगर मैं आईडी पास करता हूँ तो ये चल जाता है, अगर मैं आईडी हटा देता हूँ तो ये नहीं चलता। तो ये तो था कि यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद एक नंबर आना ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगा। अभी इसका उल्टा क्या होता है कि ये तो था रिक्वायर, एक इसका उल्टा होता है कि ऑप्शनल बना सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें वैल्यू आए, ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू नहीं आए। अगर वैल्यू नहीं आती है तो भी ये चलना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ बता देते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं आए तो भी ये चले, एज डिफाइन कर देते हैं, जीरो रहेगी। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो प्रोडक्ट आईडी हमारी जीरो रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं कुछ भी आईडी पास नहीं कर रहा तो मुझे जीरो मिलेगा वहाँ से, क्योंकि हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी कि प्रोडक्ट आईडी जीरो। अगर कुछ नहीं होता है तो अभी मैं जैसे इसको हटा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये नॉट फाउंड पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शनल नहीं बता रखा, ये भी रिक्वायर है। क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो ये ऑप्शनल हो जाएगा कि इसमें अगर वैल्यू नहीं भी आएगी तो भी यही राउट चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सेम है इसी तरह से, जैसे यूज़र स्लैश नेम नल दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, एज डिफाइन कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है। नीचे आते हैं, हमारा एक होता है हमारे पास नेम राउट, कि जैसे मैंने ये राउट बनाया है प्रोडक्ट 20, ठीक है, ये वाला राउट। अब मुझे जैसे मान लीजिए मुझे कोई दूसरी फाइल से कॉल करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने एक और फाइलें बनाई थी कुछ अबाउट अस के नाम से बनाया था, अबाउट अस। ठीक है, तो अबाउट अस के अंदर मैंने फाइल बना रखी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मुझे एक लिंक बनाना है यहाँ पे। जैसे मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है कि मैं जाऊँगा सबसे पहले अबाउट अस के अंदर और मैं एक लिंक बनाऊँगा
उसमें ये पेस्ट कर दूंगा सीधा, क्लिक यार, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो वाला प्रोडक्ट शो हो जाएगा, प्रोडक्ट 20 वाला, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट पेज आईडी 20, ये वाला पेज शो हो रहा है। ये तो हो गया एक स्टैटिक तरीका कि मैंने यूआरएल वहाँ से कॉपी कर लिया और यूआरएल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मान लो जैसे मैं प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मैनुअल तो यहाँ पे दूंगा नहीं, जैसे 20, 21, 22, 23 इस तरह से। मुझे क्या करना होगा, मेरे पास एक मेथड है, एक फंक्शन है मेरे पास, राउट फंक्शन। अब इस राउट फंक्शन में क्या होता है कि हमें राउट का नेम देना होता है। तो अभी हमने जो राउट बनाए हैं ये यहाँ पे इतने सारे, अभी इनको किसी को नाम नहीं दिया मैंने, तो मैं जैसे इसे नाम दे देता हूँ। सबसे पहले नेम, इसका नाम हो गया अबाउट अस, ठीक है। और इसका नाम हो गया कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। जैसे 2 नाम दे दिए मैंने। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे नया पेज दिखना है कोई सा भी। जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ ओपन कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। ये एरर देगा क्योंकि मैंने राउट के अंदर वैल्यू नहीं डाली, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ नाम पास करना होता है कि जैसे इस पे क्लिक हो तो कौन से राउट पे कॉल होना चाहिए। तो मैं जैसे इसका नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ तो मुझे इस जगह पे यूआरएल दिख रहा है। यूआरएल क्या दिख रहा है, क्लिक हो गया वो उसके ऊपर, यूआरएल क्या दिख रहा है, localhost/contact us। तो ये किस तरह से दिख रहा है कि मैंने तो ये यूआरएल दिया ही नहीं, मैंने तो नाम दिया है, और ये यहाँ का एड्रेस किस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से हम नाम डिफाइन करते हैं हर राउट का कि हमें ब्लेड फाइल के अंदर किसी के एक्शन पे या रीडायरेक्ट पे कुछ कराना होता है कि जैसे मान लीजिए क्लिक करने पे दूसरे पेज पे जाए या कोई दूसरा फंक्शन कॉल हो, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है राउट मेथड, जिसमें हम राउट का नाम देते हैं। तो राउट का नाम इसलिए देना ज़रूरी है कि हम यहाँ से कॉल कर सकें उसको फाइल से, ब्लेड फाइल के अंदर से। अभी जैसे मैंने इसको कॉल किया था तो ये कॉन्टैक्ट वाला कॉल हो गया। अब मैं जैसे इसे नाम दे देता हूँ एक, इसको मैं लिख देता हूँ नेम। तो नेम भी हम वही देते हैं जैसे राउट का नेम है, जैसे हमें ध्यान रहे कि ये व्यू प्रोडक्ट के नाम से लिख देता हूँ मैं, जैसे शो ऑल प्रोडक्ट। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला जो राउट है ये क्या कर रहा है कि ये प्रोडक्ट शो करवाएगा, इसमें इस तरह का कुछ काम किया हुआ है। तो हमने नाम दे रखा है, इससे ये पता चल रहा है कि इस तरह का कुछ काम होने वाला है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X कर दूंगा, कॉपी करूँगा, शो ऑल प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे 2 लिंक बन के आ रहे हैं, एक आ रहा है ओपन कॉन्टैक्ट पेज, एक आ रहा है शो ऑल प्रोडक्ट। शो ऑल प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ चला गया, प्रोडक्ट वाले पेज पे। तो हम इस तरह से यहाँ से कॉल करते हैं, और ये हमने जो नाम दिया है वो हम यहाँ पे पास करते हैं। तो नेम देने का एक ये फ़ायदा है कि हमें बार बार इस तरह से, जैसे अब इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ये प्रोडक्ट है, अभी मेरे को इसको ऐसे लिखना है ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स लिखना है। तो ऑल प्रोडक्ट के नाम से हमारे पास राउट नहीं है कोई भी एक। तो इसका जो राउट है, ये यूआरएल है, वो चेंज कर देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से किया, ये वाला पेज दिखा। अब मैं अबाउट अस खोलता हूँ एक बार, अबाउट अस। अब मैं जैसे इस पे माउस करूँगा तो मुझे क्या दिख रहा है, ऑल प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने राउट में कोई चेंज नहीं किया, नेम वही आ रहा है, लेकिन जो उसका यूआरएल है वो अपने आप चेंज हो रहा है।
तो राउट यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि हमें बार बार यूआरएल नहीं देना होता, हम राउट का नाम दे देते हैं तो उसका जो भी यूआरएल होता है वो यहाँ पे अपने आप डिस्प्ले होने लग जाता है कि अब जैसे ऑल राउट हो गया। अभी जैसे मान लो अगर मैं राउट का नाम नहीं देता तो मुझे ये कॉपी करना पड़ता बार बार, और ये पूरी जहाँ जहाँ पे मुझे ऑल राउट ऑल प्रोडक्ट दिखाने हैं वहाँ पे पेस्ट करना होता है। अगर मान लीजिए मुझे चेंज करना पड़ता है अगर इसको वापस से, जैसे मैं ऑल राउट की जगह अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ शो ऑल प्रोडक्ट, तो मुझे सारे जगह जहाँ जहाँ पे मैंने ये लिंक लगा रखा था उस जगह मुझे ये करना होता। और नेम राउट का क्या फ़ायदा है कि मैं नेम दे दूंगा तो जितनी भी जगह ये राउट यूज़ हो रहा होगा अपने आप चेंज हो जाएगा। ये वाला फ़ायदा है किसके अंदर, नेम राउट का। अब यहाँ पे एक है नेम राउट विथ आर्ग्यूमेंट, कि मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है, ये हमारे रूट का जो नेम है वो आ गया। अब मुझे उसके अंदर आईडी पास करनी है या कुछ वैल्यू पास करनी है, तो आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे शो ऑल प्रोडक्ट, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ऑल प्रोडक्ट दिख रहा है। ऑल प्रोडक्ट नहीं दिखे, मुझे लगे कोई भी आईडी मैं पास कर सकूँ यहाँ से, ठीक है। वो कैसे होगा ये काम, 36 आ रहा है, 36 हमने डायनामिक पास किया है। तो हम चलेंगे अबाउट वाले पेज पे, इसको मैं बंद हटा देता हूँ। अब इसके अंदर दूसरा जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो हम इसमें क्या पास करते हैं, एरे पास करते हैं। जैसे मैं किस तरह से लिखता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ जैसे 35, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, अबाउट वाले पेज पे आता हूँ। अबाउट वाला पेज मेरा कहाँ पे है, ये रहा। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद क्या आ रहा है, शो ऑल प्रोडक्ट पे जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो हमारा यूआरएल बन रहा है ऑल प्रोडक्ट्स /35। तो जो /35 है ये हमने स्टैटिक डाला है अभी। तो ये जैसे मान लीजिए मैं इसको 3-4 बार कॉपी कर देता हूँ, H6 बना देता हूँ इसको मैं। जैसे इसको हो गया 35, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 45, 48, 52, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग आईडी पास कर दी सभी के अंदर। इस पे माउस ओवर कर रहा हूँ, 35 आ रहा है, इस पे 45 आ रहा है, इस पे 48 आ रहा है, इस पे 52 आ रहा है। तो हमने आर्ग्यूमेंट भी पास कर रखा है कि जो हम वहाँ पे गेट कर रहे हैं वो हम यहाँ से कोमा लगा के पास कर सकते हैं इधर से। अभी जैसे मैं सभी को ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ, तो ये मेरे सारे पेज लोड हो गए। ये हमारा 35 है, ये आईडी 45 है, ये आईडी 48 है, ये आईडी 52 है। तो ये वाला काम हम कहाँ कर रहे हैं, ब्लेड में कर रहे हैं। तो राउट से हम राउट को कॉल करते हैं, अगर हमने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ले रखा है तो वो हम कोमा लगा के इस तरह से पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि जैसे आईडी दिया हुआ है, तो ये आईडी कब काम आता है ये भी देखते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ आईडी है 52, और मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे, ठीक है। आईडी 52 क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन गया। तो वो हम कब करते हैं, जब हमें क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू भेजनी होती है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बोला है कि स्लैश के बाद कुछ आए तो वो आर्ग्यूमेंट है। अब ये क्वेश्चन मार्क के बाद आ रहा है, क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं क्वेरी स्ट्रिंग के लिए, तो ये आईडी 52 आ रहा है। तो अभी जैसे हमारे पास कुछ इस तरह का यूआरएल बन रहा हो कि जैसे टाइटल है, टाइटल हमारा ये हो गया XYZ, और हम जैसे लिख देते हैं ऑर्डर है डिसेंडिंग। इस तरह से अगर हमें कुछ यूआरएल बनाना होता है और हमें कुछ डायनामिक आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास करने होते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, इस तरह से एरे बना के करते हैं। आईडी लिखेंगे 52 तो ये आईडी में चला जाएगा। जैसे मैं टाइटल लिखता हूँ यहाँ पे यूँ,
अगर मैं टाइटल लिखूँगा मोबाइल, और मोबाइल में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ऑर्डर रहेगा जैसे असेंडिंग। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे रीलोड किया, सिंटैक्स एरर क्या आ गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, देखते हैं। ये ब्रैकेट हमने यहीं बंद कर दिया, तो इसको थोड़ा सा एरे को सही बनाते हैं। जैसे आईडी 52 हो गया, टाइटल मोबाइल हो गया, ऑर्डर असेंडिंग हो गया, और इसके बाद ऐसा एरे को क्लोज कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे, अब देखते हैं, अब हमारा सब कुछ सही है। अभी जैसे माउस होवर करूँगा और क्लिक करूँगा तो ये मेरा डायनामिक डेटा लेके चला जाएगा इस यूआरएल पे। ऑल प्रोडक्ट पे चला गया, आईडी 52 चले गई, टाइटल मोबाइल चले गया, ऑर्डर असेंडिंग चले गया। तो इस तरह से हम अगर क्वेरी स्ट्रिंग में भेज रहे हैं तो हम इस तरह का एरे बना के भेजते हैं। अगर स्लैश के बाद हम यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से भेजते हैं। अभी जैसे मान लो कोमा के बाद मैं इस तरह से लिख देता हूँ कोमा 48 और 50, 48 और 20 लिख दिया मैंने। अब ये किस तरह का यूआरएल बनेगा, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये किस तरह का बन रहा है। अभी देखो 48 पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। अगर ये 20 अगर हम इस तरह से कर देते हैं स्लैश कैटेगरी आईडी, तो जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो कैटेगरी बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या एरर आ रही है कि यहाँ पे ये आ रहा है कि तुमने जो ये यूज किया है पहले 35 जहाँ पे तुम भेज रहे हो वहाँ पे कैटेगरी नहीं भेज रहे, तो ये एरर आ रही है। तो ये एरर नहीं आए तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल। कुछ नहीं आएगा तो भी ये राउट चलेगा। अभी मैं इस पे करता हूँ तो 48/20 ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है 48। तो अभी हमने क्या देख लिया कि डबल आर्ग्यूमेंट है, जैसे प्रोडक्ट, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, दूसरी हमने बना दी इसको कैटेगरी आईडी। अभी इस तरह से मैं लिख देता हूँ जैसे सब कैटेगरी आईडी, ये ब्रांड आईडी, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमें यहाँ पे राउट में बताना पड़ेगा कि इस स्लैश के बाद क्या आएगा, उस स्लैश के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे बताते जाएंगे। उस तरह से हमें वहाँ पे भेजना भी पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये हटा देता हूँ तो मुझे ये एरर देने लग जाएगा बाकी 3 के अंदर, क्योंकि मैंने बाकी के अंदर कैटेगरी नहीं भेजी हुई, तो ये मुझे एरर शो करेगा। तो इसके लिए मुझे एरर नहीं दिखे तो मैंने इसको ऑप्शनल बना दिया कि कैटेगरी नहीं होगी तो भी ये चलेगा, ठीक है। रिफ्रेश किया, इसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप राउट। तो ग्रुप राउट देखने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये तो हमारा हो गया कि हम व्यू कॉल करा रहे हैं सीधा। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि जैसे ये वाला ही काम हमें कैसे करना है। ये वाला काम हमें क्या करना है, कंट्रोलर के साथ करना है। कैसे, पहले तो मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरा सर्वर बंद करता हूँ और मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। एंटर किया, ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब ये क्या बता रहा है कि ये कंट्रोलर इसने बनाया कहाँ पे है। ये हमारा यहाँ तक प्रोजेक्ट है लारावेल मास्टर। इसके बाद एफ फोल्डर, एफ के अंदर HTTP फोल्डर, कंट्रोलर फोल्डर, उसके अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर .php के नाम से इसने एक फाइल बनाई है। तो ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर, यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया है, ठीक है। ये हमने कंट्रोलर फाइल बना दी। अब वही तरीका है लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज है। पहले हम व्यू कॉल करा रहे थे, अब हम इसको कंट्रोलर के किसी मेथड पे भेजेंगे कि जिस तरह से ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि यहाँ तक का तो मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम है मेरे पास जो URL है वो। तो हमें
आगे की फाइल चेंज करनी है कि व्यू चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हमें जो ये हमने एरे बनाया है, कोमा दिया, एरे बनाया। अब इस एरे के अंदर हमें क्या देना होता है, एक तो हमें कंट्रोलर का नेम कि कौन सा कंट्रोलर है हमारा, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर है हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर। ये हमारी एक क्लास है, इसके अंदर कौन से फंक्शन पे जाएगा, इसके अंदर इंडेक्स फंक्शन पे जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं बना दूंगा पब्लिक फंक्शन, व्यू का नाम कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से यूँ, ये पूरी लाइन ही कॉपी करनी है क्योंकि हम कंट्रोलर से भेज रहे हैं। पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ये लो, और इसका कमेंट हम हटा देते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट आईडी तो मिल नहीं रही इसको, तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास यूआरएल से आ रही है। ठीक है, और ये वाला काम हमारा हो गया। जैसे ही ऑल प्रोडक्ट स्लैश आईडी स्लैश कैटेगरी आईडी होगी तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन पे जाएगा। ये इंडेक्स फंक्शन पे क्या हो रहा है, हमें व्यू रिटर्न कर रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट आईडी लेके भेज रहे हैं। प्रोडक्ट आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट आईडी मिलेगी मुझे यहाँ से, ये प्रोडक्ट आईडी है। दूसरी आईडी कौन सी है, कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैटेगरी आईडी, जो दूसरी आईडी आएगी वो हमारी कैटेगरी आईडी रहेगी। ठीक है, सेव करते हैं और एक बार हम हमारा प्रोजेक्ट रन करते हैं और यहाँ पे एक बार रीलोड करते हैं इसे, इसको रन होने देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे आईडी 48 आ रही है, जैसे मैं आईडी चेंज कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, इसको एंटर करूँगा। ठीक है, ये आईडी हमारी हो गई 50। तो ये अभी भी हमारा वर्क कर रहा है। अभी हमने इसका थोड़ा तरीका चेंज कर दिया कि पहले हम सारा काम सब कुछ राउट में कर रहे थे, अभी हमने बता दिया कि इस कंट्रोलर के अंदर ये फंक्शन पे जाना है और वहाँ पे हमने हमारा लॉजिक लिखा हुआ है। तो एक काम हम इस तरह से करते हैं। तो ये तो तरीका नहीं होता लिखने का, ये तो मैंने बता रखा है कि डायरेक्ट व्यू कॉल से कॉल कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इस तरह से राउटिंग सेट करते हैं और इस तरह से हम इसका नेम देते हैं। तो इसका जो नेम क्या दे रखा है, मैंने नेम दे रखा है शो ऑल प्रोडक्ट, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। शो ऑल प्रोडक्ट के नाम से हमारा ये पेज है। अब हम एक बार अबाउट अस पे चले जाते हैं, अबाउट अस, क्योंकि वहाँ से हमने इसको कॉल किया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक इस पर क्लिक करता हूँ, 2 इस पर क्लिक किया तो ये हमारा क्वेरी स्ट्रिंग से जा रहा है। इस पर देखते हैं कौन सा पेज आता है यहाँ पे। ये रीलोड हो रहे हैं तब तक। इस पे 48 नंबर आ गया। ठीक है, और इस पे कौन सा आया, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि एज डिफाइन वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो एज डिफाइन वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं आती तो वो 0 रहेगी, कैटेगरी आईडी नहीं आती है तो वो 0 रहेगी। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी हमारी एरर हट गई। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले थे कि हम देख रहे थे कि ग्रुप राउट क्या क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है राउट कंट्रोलर, अब मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया ऑर्डर कंट्रोलर को कि ऑर्डर से जितने भी यूआरएल बनेंगे वो हमने एक ग्रुप कर दिया कि ये हमारे ऑर्डर के वो है राउट। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेता हूँ। मैं ग्रुप किस तरह से बनाऊँगा, राउट ग्रुप। ग्रुप के बाद मुझे क्या देना है, कंट्रोलर का नेम। और ग्रुप हमें किस तरह से करना है, कंट्रोलर से करना है। ठीक है, ग्रुप
कंट्रोलर, और हमारे कंट्रोलर का क्या नाम है, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है, क्लास। ये हो गया ग्रुप, और ये फंक्शन चलता है इसके अंदर एक, और इसके अंदर हम राउट सेट करेंगे जितने भी। इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। जैसे पहला जो राउट रहेगा मेरा वो क्या रहेगा, राउट गेट। राउट हमारा रहेगा जैसे कि ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारा URL हो गया, और दूसरा हमारा जो पैरामीटर है वो रहेगा फंक्शन। तो ऑल प्रोडक्ट के नाम से ये फंक्शन रहेगा, ठीक है। दूसरा राउट हो गया हमारा प्रोडक्ट डिटेल, तो प्रोडक्ट डिटेल स्लैश प्रोडक्ट ID। ये कौन से फंक्शन पे जाएगा, ये जाएगा प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर, ठीक है। एक हमारा राउट हो गया एडिट प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे एडिट प्रोडक्ट। एक हमारा हो गया डिलीट प्रोडक्ट। जैसे हम किसी प्रोडक्ट को एडिट करते हैं तो फिर ID भेजते हैं इस तरह से, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, एडिट प्रोडक्ट पे जाएगा, ये हमारा जाएगा डिलीट प्रोडक्ट पे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला चलाता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, तो ये यहाँ आएगा, और इस नाम से कोई फंक्शन नहीं बना हुआ, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन रिटर्न व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हम ये वाला पेज कॉपी करके ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसका मैं नाम लिख देता हूँ ऑल प्रोडक्ट पेज। एंटर किया, ये कहाँ चला गया, ऑल प्रोडक्ट पेज पे। अब हमारा जो दूसरा राउट था वो हमने किस तरह से बना रखा है, वो हमारा राउट है प्रोडक्ट डिटेल, तो इसको हमें लिखना है प्रोडक्ट डिटेल 25। एंटर किया, ये हमें कुछ एरर देगा, एरर के हिसाब से हमें काम करना है। अभी क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट डिटेल नाम से फंक्शन नहीं बना हुआ, ठीक है। इसे बना लेते हैं कि हमें एरर पढ़नी आनी चाहिए कि एरर क्या बोल रही है, तो उसी हिसाब से हम एरर को पढ़ते जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट की एरर सॉल्व होती रहेगी पढ़ते पढ़ते, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज दिखाना है। यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट टेल्स.blad.php और ऑल प्रोडक्ट कहाँ है हमारा, कॉपी करेंगे यहाँ से, प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, ये एरर मेरी यहाँ से हट जाएगी और ये प्रोडक्ट डिटेल पे चला गया। इस तरह से हम ये ग्रुप राउट बनाते हैं कि जब हम कोई रियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं प्रोडक्ट मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना है, शो कराना है, डिटेल दिखानी है, सेव करानी है, डिलीट करना है, एडिट करना है। तो इस तरह से हम ग्रुप बना बना के काम करते हैं। जैसे प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट का हो गया, जैसे ही मैं कार्ट पे काम करूँगा तो कार्ट का एक ग्रुप बनेगा जिसमें से
डिस्प्ले कार्ट होगा, रिमूव कार्ट होगा, अपडेट कार्ट होगा, इस तरह से। अभी मैं ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ तो ऑल ऑर्डर हो गया, ऑर्डर डिटेल हो गया, ऑर्डर इनवॉइस हो गई, डिलीट ऑर्डर हो गया, कैंसिल ऑर्डर हो गया। इस तरह के मैं कुछ राउट सेट कर दूंगा। तो इस तरह से हम ग्रुप बना बना के काम करते हैं। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, और ये हमने देख लिया, ग्रुप राउट हमने देख लिया। और एक है राउट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है कि प्रीफिक्स कब काम आता है? जैसे मान लीजिए कि मैं एडमिन पैनल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं ऑर्डर्स पे काम कर रहा हूँ, तो ऑर्डर्स के अंदर मैं जैसे एडिट करूँगा, एडिट मुझे करना है जैसे 10, इस तरह का मेरा कुछ URL है। तो जो ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा प्रीफिक्स है कि इस राउट के अंदर एडिट भी होगा, व्यू भी होगा, डिलीट भी होगा। तो ये मेरा ऑर्डर प्रीफिक्स है कि मुझे हर URL के आगे ऑर्डर लगा हुआ आना चाहिए। तो ये वाला किस तरह से करते हैं हम, इसी को ही कॉपी करता हूँ मैं। तो जैसे ऑल प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप के अंदर यहाँ पे मैं एरे पास करूँगा, इसके अंदर प्रीफिक्स नाम से एक इंडेक्स, एक की होती है, उस प्रीफिक्स में मैं दे देता हूँ जैसे प्रोडक्ट्स। तो ये जितने भी राउट है, इन सब के आगे मेरे पास लग जाएगा प्रोडक्ट स्लैश ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट स्लैश एडिट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्लैश, ये इस तरह से ये मेरा राउट बनेगा। तो ये वाला हमारा हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो अभी किस तरह से होगा, प्रोडक्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला राउट भी हम बना के देखेंगे। तो अभी हमारा क्या राउट बन रहा है, सबसे पहले प्रीफिक्स हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद हमारे पास क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये ऑल प्रोडक्ट चल रहा है। ये क्या लिख दिया हमने, ग्रुप की जगह कुछ और ही लिख दिया, एन हमने लगा दिया, तो ये एरर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें एरर का भी पता चल रहा है कि ये एरर क्यों आई है। रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा उस पेज पे चला जाएगा। इनवैलिड राउट एक्शन क्या आ गया, ओके। ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने वो नहीं बताया हुआ कि हमने क्या किया कि थोड़ा सा मेथड यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया, इसको प्रॉपर चेंज नहीं किया। तो प्रॉपर जो तरीका था वो ये वाला था कि दूसरा जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा एरे होता है, और इसके अंदर, इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ बाकी को, क्योंकि हमने ऊपर से कॉपी किया था, वहाँ पे हमने बाइंड कर रखा था कंट्रोलर को, तो वो उसको पता था कि इसी कंट्रोलर पे सारे काम करने हैं। अभी यहाँ पे हमने बता नहीं रखा कि कंट्रोलर कौन सा रखना है। तो कंट्रोलर हमारा रहेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, और प्रोडक्ट कंट्रोलर एक क्लास है। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर ऑल पे चला जाएगा। मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारी जो एरर है वो हट जाएगी, ऑल प्रोडक्ट पे जा रहा है। अब दूसरा राउट हमारा क्या है, इसको भी इनेबल कर लेते हैं कि हम एरर देखते जाएंगे और ये कोड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने राउट नहीं बता रखा, वो राउट का कंट्रोलर नहीं बता रखा। कंट्रोलर लिखते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर है और क्लास है, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो जो राउट हमारा बनेगा वो बनेगा प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट डिटेल, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट की जो आईडी है वो रहेगी। ये चला गया प्रोडक्ट डिटेल पे। अभी हमने एक बनाया था ऑर्डर्स स्लैश एडिट स्लैश आईडी। तो ये वाला राउट हमने बनाया था, ये वाला कैसे बनेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप किससे करना है, मुझे डालना है प्रीफिक्स, डालना है प्रीफिक्स
कि हमारे सारे राउट जैसे ऑर्डर से चालू हो रहे हैं, वो तो हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर देखेंगे। जैसे ऑर्डर के बाद ऑर्डर को एडिट करना है, ऑर्डर को व्यू करना है, ऑर्डर को अपडेट करना है, ऑर्डर को डिलीट करना है, तो जो इसमें कॉमन चीज़ आ रही है वो ऑर्डर आ रही है, उसके बाद चेंज हो रहा है। तो मैं इसको प्रीफिक्स कर देता हूँ ऑर्डर्स। ठीक है, दूसरा मेरा आर्ग्यूमेंट है फंक्शन। फंक्शन के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, जैसे कंट्रोलर हम नहीं बनाने वाले, हम मान लेते हैं कि हमारा ऑर्डर कंट्रोलर है। तो ऑर्डर्स के अंदर ये कहाँ जाएगा, एडिट के अंदर। और एडिट के अंदर क्या आ रहा है, आईडी। आईडी हमारी है डायनामिक, तो ये हमारी हो गई ऑर्डर आईडी। तो ये जैसे ऑर्डर कंट्रोलर मान लो इसको, और ये कहाँ जाएगा, एडिट ऑर्डर के नाम से एक फंक्शन है उस पे जाएगा ये। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, और इसका जो व्यू है उसे कॉपी करते हैं और मैं इसको लिख देता हूँ एडिट ऑर्डर। और आईडी हमें कैसे भेजनी होती है, विथ लगा के। की का नाम हो गया ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी से हमें अंदर इसको गेट कर सकते हैं और क्या भेजना है, ऑर्डर आईडी भेजनी है। ठीक है, इस नाम से फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ आते हैं, न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूँगा, एडिट ऑर्डर डॉट ब्लैड डॉट php। ठीक है, और कॉपी मेरे को किससे करना है, कॉपी मेरे को करना है इस वाली फाइल को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट ऑर्डर। और कौन सी ऑर्डर को हम एडिट कर रहे हैं, आईडी बराबर है ऑर्डर आईडी। ये ऑर्डर आईडी कहाँ से आ रहा है, ऑर्डर आईडी मैंने विथ के अंदर पास किया हुआ है कि ये ऑर्डर आईडी मुझे किस नाम से मिलेगी, ऑर्डर आईडी के नाम से मिलेगी। तो ये हमने यहाँ पे शो कर रखा है। रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करते ही मुझे, अब यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर आ गई। सिंटैक्स एरर कहाँ आ रही है, सिंटैक्स एरर आ रही है इस वाली लाइन में। तो जैसे रेड दिख रहा है, यहाँ सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ। सेव किया, सेमीकोलन लगाया और इसको अब रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी कोई एरर नहीं है। तो ये हमारा राउट बन गया, ऑर्डर स्लैश आईडी स्लैश एडिट स्लैश आईडी। इस तरह से हम डिलीट का बना सकते हैं, जैसे व्यू का बना सकते हैं। जैसे व्यू ऑर्डर कर रहे हैं हम, तो ये बोल रहा है कि राउट ही नहीं सेट हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी, इसको कर देते हैं व्यू। अब मान लो कि मेरे को एडिट ऑर्डर दिखाना है व्यू पे भी, तो मैं कुछ ही नहीं करूँगा, सिर्फ URL चेंज, सेम मेथड पे जाएगा। एंटर कर देते हैं एक बार, एडिट वाले पेज पे भेजना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। URL चेंज है और अंदर का काम सब कुछ सेम है। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, हम किस तरह से यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, राउट को ग्रुप करते हैं, इसमें एरे पास करते हैं, एरे के अंदर हमने की दे दी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमने बता दिया ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के अंदर हमें जितने भी राउट सेट करने हैं वो सब यहाँ से सारे सेट करते जाते हैं और हमारी राउटिंग करते जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये यहाँ पे क्या राउट है, एडमिन, एडमिन के अंदर यूज़र। ठीक है, इस तरह से बना रखा है हमने। अब इसके बाद आता है कि राउट की हम डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। कि जैसे मुझे, अभी मैं इस वाली फाइल में हूँ। ठीक है, तो इस वाली फाइल के अंदर मेरे को चेक करना है कि कौन सा फंक्शन चल रहा होगा। तो मैं URL देखता हूँ, ऑर्डर स्लैश व्यू, तो मैं इसमें आऊँगा। ऑर्डर, ऑर्डर के बाद व्यू, व्यू के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, एडिट ऑर्डर का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये इस फंक्शन में आ रहा है, तो मैं यहाँ डाई कर देता हूँ एक बार, 00 किया। मुझे चेक करना है कि मैं इसी फंक्शन में हूँ क्या। रिफ्रेश करूँगा मैं एक बार, तो 00 प्रिंट हो गया, मतलब कि यही फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास करंट मेथड है जिससे हम करंट राउट पता लगा सकते हैं
कि जैसे मैं इसमें कर देता हूँ डाई राउट करंट, ठीक है। और हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने से क्या मिल रहा है मुझे, राउट डज नॉट एग्जिस्ट, कि राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हमें मिलेगा इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट के अंदर सपोर्ट इल्यूमिनेट सपोर्ट फैकेड राउट, ठीक है। ये आ गया कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट आ रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे प्रिंट नहीं चलेगा ये, ठीक है। करंट से तो नहीं चल, मतलब डाई से नहीं चल रहा। राउट का नेम देखना है मुझे, जैसे करंट राउट नेम, राउट का नेम चेक करना है मुझे, कौन सा राउट है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है क्योंकि हमने राउट ही नेम नहीं दिया। नेम दे देते हैं इसे, मैं इस पे हूँ तो इसका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ ऑर्डर डॉट व्यू। रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा राउट का जो नेम है वो आ रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं एक बार और इसे, ऑर्डर्स डॉट व्यू, तो ये राउट का नेम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे राउट का एक्शन देखना है, करंट राउट एक्शन। तो ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, राउट एक्शन, ठीक है। सेव किया और मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, एक्शन का मतलब क्या होता है कि इस कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन पे जा रहा है ये, ठीक है। कि जैसे हमें चेक करना होता है कि जैसे ही एडिट के फंक्शन पे आए तो हमें कुछ ऐसा काम करना हो कि इसी राउट के ऊपर करना हो, तो हम ये यूज करते हैं कि स्पेसिफिक राउट पे ही कुछ काम करना हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ JS की फाइल है, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम जैसे डेटा टेबल है कि मुझे सभी पेजों पे डेटा टेबल की जावास्क्रिप्ट फाइल लोड नहीं करानी। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ऑल प्रोडक्ट्स या एडिट प्रोडक्ट आए तो ही मुझे डेटा टेबल की CDN फाइलें लोड करनी है। तब हम क्या करेंगे कि जैसे मैं लिख दूंगा इसको करंट राउट नेम ऑर्डर्स डॉट व्यू है, तो ही मुझे डेटा टेबल की फाइल लोड होनी चाहिए। तो ये कब करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे प्रोजेक्ट में डेटा टेबल यूज होनी है लेकिन वो कुछ URL पे यूज होनी है, तब हम ये वाला काम करते हैं कि स्पेसिफिक कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े। अभी मैं जैसे डेटा टेबल लगा के छोड़ दूंगा तो वो जहाँ पे यूज़ नहीं हो रही होगी वहाँ पे भी वो वाली फाइलें लोड करेगी। तो ये स्पेसिफिक राउट पे ही करना है, तो हम इस तरह की कंडीशन के लिए हम राउट को चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है ब्लेड फाइल। तो ये वाला ब्लेड वाला जो काम है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमारे पास एक कमांड है PHP आर्टिसन राउट क्लियर, तो इससे जो कैशिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। जैसे कभी कभी प्रोजेक्ट पे हम ज़्यादा काम करते हैं तो हम रिफ्रेश करते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो हम जैसे कैशिंग जो जमा हो जाती है, जो स्टोर होती है, वो डिलीट करने के लिए हम यहाँ से क्लियर कमांड का यूज़ करते हैं, राउट क्लियर। तो हमने क्या क्या देख लिया, ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार राउट का, कि हमने राउट के जो मेथड थे वो देख लिए। पोस्ट मेथड हमने अभी देखा नहीं है क्योंकि पोस्ट मेथड हम तब देखेंगे जब हम फॉर्म डेटा को सबमिट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो हम राउट को देख रहे हैं कि राउट किस तरह से चलता है, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि राउट से डायरेक्ट व्यू कैसे कॉल कराते हैं, व्यू के अंदर हम डेटा कैसे भेजते हैं, और हमें अगर
URL से कोई आर्गुमेंट चाहिए होता है तो वो हम कैसे लेते हैं डायनामिक। इसके बाद हम जो हमारे पास आर्गुमेंट आ रहा है, पैरामीटर है, उसको हम ऑप्शनल कैसे बनाते हैं, और राउट को हम नेम कैसे सेट करते हैं कि स्पेसिफिक राउट का एक हम नेम दे देते हैं जिसको हम आसानी से कॉल कर सकें। और हमने देखा है कि ग्रुप राउट कैसे करते हैं कि किसी एक कंट्रोलर को हमने ग्रुप कर दिया कि जितने भी राउट बनेंगे इस कंट्रोलर के अंदर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि राउट को प्रीफिक्स कैसे करते हैं, कि जैसे हमने बोल दिया कि /admin के बाद जितना भी कोड होगा, जैसे हमारे पास जैसे एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम एडमिन भी बना रहे हैं, कस्टमर बना रहे हैं, सेलर बना रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट सेलर के अंदर भी होता है, प्रोडक्ट कस्टमर के अंदर भी होता है, प्रोडक्ट एडमिन के अंदर भी होता है। तो हमारे पास 3 प्रीफिक्स हो गए, राउट सेम रहेंगे, प्रीफिक्स अलग अलग होते रहेंगे। तो इस तरह से हम प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। और जैसे करंट राउट की जैसे डिटेल होती है वो कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। ये पूरा वीडियो था राउटिंग के ऊपर। ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे का समथिंग है, लेकिन हमने राउट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो हमने इसमें सारी देखी है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो राउट के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि जो भी था राउट से रिलेटेड वो सारा हमने इसके अंदर बता दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एडवांस लारावेल सीखने के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।